राइट। तो देखिए यहाँ पर अफ़गानिस्तान का एरिया लगता है। अब क्योंकि ये एरिया POK के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, हमारा हिस्सा है, पाक ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो बॉर्डर है वर्तमान में, इसे डूरंट लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंट। ठीक है, ये जो हिस्सा है जो ये टच हो रहा है, ये डूरंट लाइन कहलाता है। अगर वर्तमान में आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि डूरंट लाइन वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा बना रहा है। वैसे ये वास्तविक रेखा किसके बीच में? अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश भारत, क्योंकि ये एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था? तत्कालीन, अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश भारत, यानी कि उस वक्त का ब्रिटिश भारत और उस वक्त जो अफ़गानिस्तान के शासक थे उनके बीच ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसे आप डूरंट एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है बेटा? ये अफ़गानिस्तान और ये कौन है? पाकिस्तान। हाँ जी, हाँ, तो आप आंसर यही देंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। एक्चुअल में है क्या ये पाकिस्तान का वो हिस्सा किसका है? भारत का, लेकिन हो गया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ऐसा आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। उसके बाद ये है पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के बाद अगला पड़ोसी हमारा कौन सा है? यहाँ पर देखिए, चीन। ये कौन हो गया? नेपाल। ये कौन हो गया? नेपाल। ये हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी भूटान। ठीक है, सबसे प्यारा पड़ोसी हमारा भूटान। ये सबसे पुराना पड़ोसी हमारा क्या हो गया? भूटान। याद रखिएगा, ये हो गया बांग्लादेश। क्या हो गया? बांग्लादेश। ठीक, ये हमारा हो गया द्वीपीय देश। कैसा देश हो गया? द्वीपीय देश। ये हमारा पड़ोसी हो गया म्यांमार। क्या हो गया बेटा? म्यांमार। राइट। तो पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार और सातवां ये ऐसे देश हो गए जो स्थलीय सीमा को टच करते हैं। किसको टच करते हैं? स्थलीय सीमा को टच करते हैं। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं पेपर में, सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा। सबसे लंबी सीमा कितनी है किसकी बेटा? सबसे लंबी सीमा वाला ये हो गया बांग्लादेश। कौन सा बेटा? बांग्लादेश। याद रखिएगा, सबसे बड़ी सीमा, सबसे लंबी किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी अफ़गानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर इसके साथ। ठीक है, तो बताइए बांग्लादेश के साथ कितनी होगी? बांग्लादेश के साथ सीमा कितनी हमारी? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, अभी मैं कई सारी चीज़ें आपको लिखाने वाला हूँ इनके बारे में। बताइए 106 किलोमीटर किसके साथ हो गई? हाँ, तो ये है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर का एरिया है, यानी कि जो लेंथ है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इधर देखो सब लोग प्लीज़, देखिए बेटा, बांग्लादेश सन 1971 के पहले ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था। क्या कहलाता था? देखिए, जब भारत का बंटवारा हुआ तो भारत के बंटवारे के बाद दो तरफ पाकिस्तान बना। एक पाकिस्तान ये एरिया, मतलब ये जो पाकिस्तान का पार्ट हुआ, इसे हमने कहा ईस्टर्न पाकिस्तान। क्या कहा? इसे ईस्टर्न पाकिस्तान कहा गया। और ये क्या था? वेस्टर्न पाकिस्तान बना। ठीक, ये ईस्टर्न पाकिस्तान और ये वेस्टर्न पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। इनकी मूल भाषा थी बंगाली। इनकी मूल भाषा थी जो ये आपकी मेरठ, गाज़ियाबाद के आसपास से उठ करके पहुंची और पाकिस्तान में बोलने के लिए लोगों को मजबूर किया गया, वो है उर्दू। क्योंकि उनकी भाषा तो पुश्तैनी भाषा कुछ और थी, तो इनकी भाषा हो गई उर्दू और ये क्या बोलते थे? बंगाली। आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट हुआ, समझाऊंगा मैं आपको कि शेख मुजीबुर रहमान की क्या कहानी थी, कैसे पाकिस्तान में पहली बार स्वतंत्र जब चुनाव हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में जब हुआ, तो बस उसके बाद ही पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के व्यक्ति थे और
पाकिस्तान इसके पहले यहाँ के व्यक्तियों द्वारा चल रहा था। जब शेख मुजीबुर रहमान को मैंडेट मिल गया, ये तय हो गया कि अब यहाँ का व्यक्ति यहाँ के पाकिस्तान को भी चलाएगा और यहाँ के पाकिस्तान को भी चलाएगा, तो लड़ाई हुई और परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट भविष्य का बांग्लादेश बन गया। और उस वक्त हमारी इंदिरा गांधी जी ने पूरा सपोर्ट किया था। एक आर्मी बनी थी जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, सब बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो याद रखिएगा, ईस्टर्न पाकिस्तान ही क्या बन गया? बांग्लादेश। क्या बन गया? मेरी बात ध्यान सुनिएगा। भारत के विभाजन के इसके पहले कई प्रयास हुए हैं। एक प्रयास आप याद रखिए, जब 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया था, जो 1911 में फेल हो गया। लेकिन जब 1947 में पुनः भारत का विभाजन हुआ तो वो सफल हो गया और उसका भविष्य क्या हुआ? पाकिस्तान। हाँ, दो प्रयास हुए भारत के विभाजन के। एक जब लॉर्ड कर्जन ने किया तो वो भी डिमांड नहीं थी लोगों की, लेकिन उस वक्त की शासन ने किया और फाइनली उसको विभाजन को रद्द करना पड़ा और 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। लेकिन अब 1971 में क्या हुआ बेटा? ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो क्या बन गया आपका? बांग्लादेश। क्या बन गया? बांग्लादेश। अब यही मतलब समझो, जब ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, यहाँ समझिए, ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो आप अभी अपने वाले बंगाल को क्या कहते हैं? आप अभी अपने वाले बंगाल को क्या कहते हैं, बताइए मुझे। अभी अपने वाले बंगाल को क्या कहते हैं आप? वेस्ट बंगाल। क्यों इसको वेस्ट बंगाल कहते हो आप लोग? ऊपर तक जाता है वेस्ट बंगाल। क्यों कहते हो ये वेस्ट बंगाल? इसलिए कहते हो क्योंकि ईस्ट बंगाल क्या बन गया? पहले पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश। इसलिए आपके पास पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान बन गया और वही पाकिस्तान आगे चल के क्या बन गया? बांग्लादेश। तो भारत की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ है? अब आपका होमवर्क है, बाकी सीमा आपको लिखनी है, ठीक है। बाकी सीमाएं क्या लिखनी है आपको? लिखनी है। पाकिस्तान से कितनी है, चीन से कितनी है, नेपाल से कितनी है, भूटान से कितनी है, म्यांमार से कितनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखिए, इधर देखिए सब लोग। पाकिस्तान की सीमा को या पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्य, अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्य या यूनियन टेरिटरी, चीन को स्पर्श करने वाले राज्य या यूनियन टेरिटरी, नेपाल को, भूटान को, म्यांमार को और बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्यों की सूची बनाइए। अगला प्रश्न है आपका, कल मैं डिस्कस करूंगा इनको वापस से। ऐसे कितने राज्य जो पाकिस्तान को छूते हैं, कितने अफगानिस्तान को, कितने नेपाल को, कितने चीन को, कितने भूटान को, कितने म्यांमार को, कितने बांग्लादेश को। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखिए जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। लिखिए, हाल ही में भारत की ऐसी कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यानी भारत के ऐसे कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, हाल ही में भारत के ऐसे कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के ऐसे कौन दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को स्पर्श करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को स्पर्श करते हैं। चलो, तो अब आप एक महत्वपूर्ण चीज़ समझिए, प्लीज़ सब लोग इधर देखिए। मैंने बताया था भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, ठीक है। टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट आया, दो देशों का सिद्धांत जो आया, हम पढ़ेंगे जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा कि कैसे सब कुछ हुआ। देखो, एक व्यक्ति आया था जो उसके पहले भारत कभी नहीं आया और उसके बाद भारत कभी नहीं आया, जिसका नाम था रेडक्लिफ, सेरिल रेडक्लिफ, आई थिंक, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो उनका नाम था रेडक्लिफ। जो व्यक्ति था उसके पहले भारत कभी नहीं आया और उसके बाद भारत कभी नहीं आया, और उसको काम दे दिया गया कि तुम भारत का विभाजन कर दो। क्या कर दो? भारत का विभाजन कर दो, ठीक। वो आया, एरियल सर्वे किया और उसने
सीमा रेखा तय करवा दी। तो क्योंकि भारत का विभाजन होता, पाकिस्तान बनना था, तो एक लाइन बेटा यहाँ खींची और दूसरी लाइन कहाँ खींची, ये कुछ ऐसी, क्योंकि इधर का भाग क्या हुआ, पाकिस्तान। तो एक लाइन ऐसी मतलब खींची, ऐसे मान लीजिए एक रेड क्लिफ, रेड खींच दो, रेड क्लिफ है तो रेड कलर ले लो, ये एक रेड क्लिफ लाइन ये खींची और एक ऐसे खींच गई, मतलब मान लीजिए ये, इसने क्या बना दिया, ये हो गया वेस्टर्न पाकिस्तान, ये क्या हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है? पहला तो भारत पाकिस्तान, दूसरा आंसर भारत और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश क्या था पहले, ईस्टर्न पाकिस्तान। क्लियर है ना, ये आंसर भी सही होगा। तो हो सकता है तुम पाकिस्तान पाकिस्तान रटे रहो और पाकिस्तान वाला ऑप्शन ही पेपर में ना आए, क्या है, भारत और बांग्लादेश, तब भी ये आंसर सही होगा, क्योंकि वही भूमि तो बन गई बांग्लादेश। अब एक और क्वेश्चन लिखिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, लिखिए भारत का 100वां संविधान संशोधन क्या था? 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। हाँ जी, भूमि आदान प्रदान की गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच। ऐसे घर जिसका शायद बैठका हिंदुस्तान में था और टॉयलेट बांग्लादेश में थी या तत्कालीन पाकिस्तान में था, तो ऐसे देशों, ऐसे घरों को या ऐसे मोहल्लों को, जिसका एक मोहल्ला बांग्लादेश में, एक मोहल्ला एक रोड में, मतलब एक दूसरे से, मतलब एक रोड है, इस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ पाकिस्तान, यानी कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश कहानी थी। तो ऐसे क्षेत्रों को आपसी सहमति से सॉल्व किया गया। अब तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हो, तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन लिखो, लिखिए देखो, एक समझ लो, ऐसा हल्का सा समझ लीजिए, फिर बताता हूँ उसको क्वेश्चन। देखिए ऐसा है कि भारतीय संविधान में एक व्यवस्था की गई थी कि भारत किसी भी दूसरी भूमि को अर्जित या विजित करके अपने देश में मिला सकता है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर भारत की भूमि देनी पड़े आपको, तो संविधान संशोधन की आवश्यकता है। हम ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे एक राज्य के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दे देते हैं। उस मान्यता देने में कोई संशोधन करना पड़े तो अलग बात है, लेकिन ज़मीन हम ले सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आवश्यकता नहीं है डायरेक्ट तौर पर। लेकिन अगर भारत अपनी भूमि देगा तो प्रॉब्लम है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कौन सा ऐसा मामला था। याद है आप लोगों को कुछ भी थोड़ा बहुत, जब भारत का संविधान लागू हो गया और उसके बाद भारत को अपना एक भूमि देनी थी पाकिस्तान को, कौन सा मुद्दा था वो? आप लोग अभी जो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे आंसर, कि ऐसा कौन सा वो मुद्दा था जिस मुद्दे को सॉल्व करते करते भारत के सामने ये प्रश्न आ गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांगी थी कि भारत भूमि तो ले सकता है, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर भूमि देना पड़ेगा तो क्या प्रावधान है। और फिर हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा मुद्दा था जो मुद्दा, आप लोग को ये प्रश्न है, वह कौन सा मुद्दा था जिसने भारत ने सर्वप्रथम अपनी भूमि किसी दूसरे देश को दी थी या देनी पड़ी थी। थैंक यू। वह कौन सा मुद्दा था जिसमें प्रथम बार भारत को अपनी भूमि, अपने भूभाग को किसी दूसरे देश को देना पड़ा था। चलिए कॉफ़ी आ गई, आप लोग भी लीजिए। किसी दूसरे देश को देना पड़ा था, ठीक, मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है। अब आप इसको सुनिए, तो आप इसको पॉलिटी मानिए, आप इसको ज्योग्राफी मानिए, इसको करंट रिलेशंस मानिए, या सिंपली नॉलेज मानिए,
ठीक है, क्योंकि बेटा यही खेल है, नॉलेज का यही खेल है। जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जब आप सब चीज़ इंटरलिंक, मैं एक शब्द बोलूं और उस शब्द पे आप खूब इन्फॉर्मेशन दे पाओ, इसका मतलब आपके पास जनरल स्टडी की ठीक ठाक समझ हो रही है। एक प्रश्न का एक उत्तर देकर अगर चुप बैठ गए और तुम्हारे दिमाग में कुछ ना चला तो समझ लो आपने रटा है, आपने इस सब्जेक्ट को ओवरकम नहीं किया है, खुद की कोई रिसर्च नहीं है तुम्हारी। तो बस ऐसे ही है कि आप एक शब्द पकड़ो, उस पर बोलते चले जाओ, प्रश्न बनते चले जाएँ, प्रश्न बनते चले जाएँ, तब समझ लो कि आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज आना शुरू हो गया। क्योंकि नॉलेज का तो बेटा कोई अंत होता ही नहीं है। कोई इस दुनिया का, मैं उस दुनिया को सबसे बेवकूफ़ आदमी मानूंगा उसको जो ये कह दे कि मुझसे सब बनता है ही नहीं, क्योंकि ना आदि है ना अनंत है, ना कुछ शुरुआत है ना कोई अंत है। ज्ञान तो अपार है, कोई अंत नहीं। ठीक, तो आप इस प्रश्नों के, इन सारे प्रश्नों के उत्तर लेके आइएगा, कल इन्हीं प्रश्नों पर मैं बात करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा, अब यहाँ लिख रहा हूँ, भारत की सबसे लंबी तट सीमा वाला राज्य कौन सा है, या तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है और कितना है? सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? अगला प्रश्न लिखिए, देखिए भारत की कुल तटीय सीमा कितने किलोमीटर की है? द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा कितने किलोमीटर की है? द्वीपों सहित। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? भारत की कुल स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्यों का क्रम लिखिए पश्चिम से पूर्व की ओर। कर्क रेखा पर स्थित, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यह बेटा कर्क रेखा पर स्थित, यह है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। भारत के 8 राज्य हैं, ठीक है, इनका क्रम लिखना है। क्रम एक बार देख लो बेटा, सबसे पहले आएगा राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद हाँ जी झारखंड, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। यही क्रम आपको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद गुजरात। क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, ये हो गया ग्लोब, ये है कोई इक्वेटर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गए आपके 8 राज्य, ठीक है। ये हो गए आपके 8 राज्य, ठीक। 1 2 3 4 याद रखिएगा, ये हो गया 1 2 3 4, ये आपके 8 राज्य हो गए, ठीक है। भारत के 8 राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, भारतीय मानक समय रेखा, ये देखिए यहां से गुजर रही है जो भारतीय मानक समय रेखा, जो 82.5 डिग्री वाली है। कौन सी बेटा? 82.5, 82.5 डिग्री वाली ईस्टवर्ड। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री वाली लाइन आपने खींच दी, और 82.5 वाली डिग्री लाइन से अब बताइए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा, सबसे पहले यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा एमपी का एकमात्र जिला जिसका नाम है सिंगरौली। क्या नाम है? सिंगरौली। उसके बाद सबसे पहले यूपी, उसके बाद एमपी, एमपी का कौन? एकमात्र
सिंगरौली। समझ में आ रहा है मानक समय रेखा ना? ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा कल आपको, या आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद बताइए उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। देख लीजिएगा एक बार सीक्वेंस, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए एक प्रश्न लिखिए, थोड़ा सा सोच के आइएगा इसी प्रश्न का उत्तर कि सबसे बड़ा, देखिए वह कौन सा राज्य है जिसके सर्वाधिक जिलों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। वह कौन सा राज्य है जिसके सर्वाधिक जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? वह कौन सा राज्य है जिसके सर्वाधिक जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? चलिए, मैंने आज बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को दे दिए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको बताऊंगा भी, और आप कोशिश कीजिएगा इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने का, क्योंकि इनको बताने में ऐसी कोई बहुत बड़ी ज्योग्राफी टर्म डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हैं तो हैं। ठीक है, इनका उत्तर जो है वो है, मैं बताऊं या आप खुद खोजें। तो प्लीज़ थोड़ा रिसर्च करके आइए, कल इसके आगे पढ़ते हैं ना। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।